नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कैसे की जाए। फर्स्ट ग्रेड हिंदी जो अपना विषय है उसको ठीक से पहले हमको समझना चाहिए कि इसमें कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं और किन किन बिंदुओं पर हमें विशेष ध्यान रखकर इसकी तैयारी करनी है। तो देखिए, अपने पास जो तैयारी करने की जो इस समय स्पेस अपने पास में है, एक तो KVS एग्ज़ाम, एक हमारे पास है NVS एग्ज़ाम, एक है RPSC और इसके अलावा एक है DSSSB। इनकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में जो हमारा विषय है वो है हिंदी। एग्ज़ाम्स हम सभी देते हैं, प्रत्येक परीक्षा में बैठ जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो वो हिंदी ही है, हिंदी साहित्य है। अब विशेष रणनीति इस बात को लेकर होनी चाहिए कि अपने पास एक बाण है हिंदी का और लक्ष्य हमारे पास अनेक है। तो आपको ये विषय किस प्रकार से पढ़ लेना है कि कोई भी परीक्षा में आप बैठते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम न आए। इसे बोलते हैं कंप्लीट हिंदी की तैयारी करना। और मित्रों, जब हम बात हिंदी की करते हैं तो इसमें हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक तो होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये किसी भी परीक्षा की रीढ़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पुटअप होते हैं वो इस विषय से होते हैं। इसके बाद ये प्रमुख पायदान है। दूसरा पायदान है वो है काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र के दो रूप हैं। दो रूप का मतलब सेंस से इसका स्वरूप हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय और पाश्चात्य। किसी परीक्षा में, कॉलेज लेक्चर की आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉलेज लेक्चरर में भी सबसे ज़्यादा फोकस साहित्य के इतिहास और काव्यशास्त्र पर होता है। भारतीय काव्यशास्त्र में हम जानते हैं कि 6 संप्रदाय हैं टोटल: रस संप्रदाय, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य वगैरह। और पाश्चात्य में अपने टॉपिक है अरस्तु, प्लेटो से लेकर के और वर्ड्सवर्थ, इलियट तक की एक विशेष यात्रा है। और मेरे ख्याल से 10 से 12 विचारक इस बीच में आते हैं। और ये अलग अलग प्रश्न पत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है कि यहाँ से कितने टॉपिक को लेते हैं। ग्रेड फर्स्ट में पाश्चात्य काव्यशास्त्र में बहुत कम है, केवल हमको लॉन्जाइनस और अरस्तु और प्लेटो पढ़ करके ही काम चल जाता है हमारा। लेकिन यदि हम DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो दिल्ली में इस संकट की समाप्ति के बाद में एग्ज़ाम तो होना तय है, कोई भी संकट स्थायी नहीं होता, आप जानते ही हैं। तो उसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र में बड़े गहरे क्वेश्चन आते हैं। चीज़ें एक ही हैं, आप स्कूल लेक्चर पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज लेक्चर पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्न की प्रकृति गंभीर होती चली जाती है। चाहे आप सेकंड ग्रेड एग्जाम में, प्रश्न की प्रकृति थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है व्याकरण। व्याकरण छोटी परीक्षाओं में ज़्यादा मात्रा में आता है। परीक्षाएं जैसे उच्चतर होती जाती है उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम होता जाता है। मसलन आप सेकंड ग्रेड से बैठ रहे हैं परीक्षा में हिंदी विषय को लेकर के, तो व्याकरण के क्वेश्चन 30 से 40 तक भी आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में आप बैठ रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड में 15 से 20 के बीच में आते हैं। आप कॉलेज लेक्चर में बैठ रहे हैं तो कॉलेज लेक्चर में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। आप नेट की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो नेट की परीक्षा में तो व्याकरण पर फोकस ना हो करके भाषा विज्ञान से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पर हाँ, ये भी एक पहलू है, क्योंकि हम समग्र पहलुओं की बात कर रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए उसकी थोड़ी सी बात है। एक निर्धारित टेक्स्ट इसको हम
हिंदी में ही लिखें तो बेहतर है, निर्धारित पाठ ना। अंग्रेजी तो अपनी माशाअल्लाह होती है, एक वर्ड भी आता है तो वो भी गलत लिखा जाता है। क्या करें अब, नौकरशाही की भाषा सहज स्वीकार्य नहीं होती। तो निर्धारित पाठ में सबके अलग अलग होते हैं। आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी करेंगे तो आपको पता है 9 से 12 किताब पढ़नी है। आप ग्रेड फर्स्ट की दे रहे हैं तो विशेषकर 11-12 आपको पढ़नी है। कॉलेज लेक्चर हम दे रहे हैं तो कॉलेज लेक्चर के पाठ अलग निर्धारित हैं, गद्य के, पद्य के, कुछ कहानी, कुछ उपन्यास वगैरह वगैरह। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आते ही हैं। हमारे यहाँ आरपीएससी में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होता है उसमें एक पहलू अलग से जोड़ा जाता है, वो है सृजनात्मक लेखन। ये ऐसा है जो आजकल इसको नेट में भी लागू कर दिया है। दिल्ली डीएसएसबी में भी आपको ये परिपत्र वगैरह, प्रारूप सब लेखन की जानकारी होनी चाहिए। कैसे आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं, कैसे अच्छी कहानी लिखी जाए, कैसे एक अच्छा नाटक लिखा जाए, क्या विशेषता हो एक अच्छे फीचर लेखन की। ये डीएसएसबी में बड़ी मात्रा में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास में जो हिंदी विषय है उसके ये खंबे हैं, और इस खंबे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है साहित्य के इतिहास की गहरी जानकारी के अभाव में आप ये मान के चलिए कि कोई बहुत सुंदर शरीर किंतु रीढ़ विहीन हो, और काव्य शास्त्र के ये 2 पायदान, एक स्वस्थ इंसान के 2 हाथ हैं। ये बात ठीक है कि प्रसंग की प्रकृति छोटे से छोटे स्थूल रूप से शुरू होती है और वो गहराई में किसी भी लेवल तक जा सकती है। प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अरे यार, ये भी कोई सवाल हुआ क्या? ये तो कुंतक है, तो हम जानते हैं। लेकिन प्रश्न परीक्षा में ये भी आया हुआ है कि कविता अर्थ से पहले आपके अनुभव पर घटित होती है। इस कथन के विचारक कौन है? वक्रोक्ति का आ रही है। प्रश्न की प्रकृति, गहराई से विश्लेषण, और विचारक जो अपने सिद्धांत में कहना चाह रहा है उसका पूरा निचोड़ लेकर के आपको आगे बढ़ना है। और निचोड़ से आप जानते ही हो कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकर सा आंसू इस विश्व सदन में। निचोड़ लेना है। प्रभात आपके पीछे पीछे। ये समस्या कि यार हमारा ये थोड़ा सा बिंदु कमज़ोर है, हमारी ग्रामर कमज़ोर है, हमारा ये तो ठीक है, ये थोड़ा कमज़ोर है, और साहित्य के इतिहास में यार रचनाकारों को याद करने में लगे रहते हैं। और प्रश्न आजकल बदल चुका है। प्रश्न आ रहा है अवधारणा परख। प्रश्न आ रहा है कि सूफी साहित्य की कौन सी एक प्रवृत्ति नहीं है। अरे भाई लोगों, जब तक हमको किसी कालखंड की प्रवृत्तियों का ही बोध नहीं है, यदि हमें अमुक कवि की रचना धर्मिता का समग्र बोध नहीं है, या केवल हम मान ले कि केशवदास की रचनाओं को हमने रट लिया, हमको पता है रतन बावनी कब है, हमको पता रसिक प्रिया क्या है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि केशवदास कठिन काव्य के प्रेत आखिर क्यों बने। ये तो पता है, ये तो पता है कठोर काव्य का प्रेत का है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भाई रट लिया। विचार करो कि क्यों कहा है। विचार करो कि केशवदास तो एक आपको प्रतीक के रूप में ले रहा हूँ, खूबियाँ क्या है उसमें, कमियाँ क्या है उसमें, अपने समकालीन कवियों से कैसे भिन्न है वो। तुलसीदास के समकालीन रह करके ही एक आलोचक की नज़रों में एक तुलसीदास तो हिंदी काव्य गगन के बन जाते हैं चंद्रमा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो सर उल्टा बोल गए हैं, क्यों हम तो ये पढ़ते हैं सूर सूर तुलसी शशि पढ़ते हो, चला रहा है परंपरा से। पर शुक्ल की नज़रें क्या कहती हैं? शुक्ल ने सूर्य और चंद्र के रूपक को उलट दिया है, और यही क्वेश्चंस बनते हैं। और एक को केवल प्राकृत कवि कह करके उसको स्थान नहीं मिला, और रामचंद्र शुक्ल ने फुटकल कवि के रूप में उसको स्थान दिया भक्ति काल में। ये होती है आलोचनात्मक विचारधारा। इसलिए जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं
उनकी विचारधारा उस कालखंड को लेकर, उस कवि को लेकर क्या रही है, ये बराबर हमारी जानकारी का एक महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। और रुचि जागृत हमारी यदि नहीं है तो हमें भारी समस्या है। और यदि हिंदी हमारी श्वास है, हिंदी यदि हमारे जीवन की आस है, हिंदी हमारे शरीर में बहते खून की गर्माहट है, मज़ा आएगा। आपको महसूस होने लगेगा कि ये नौकरी, ये सफलता ये तो बहुत छोटी सी बात है। और मुझे नहीं लगता कि खुशी का संबंध सफलता से है। आप समझ जाना इस मेरे इशारे को। इसलिए मैटर ये नहीं करता है कि आपकी रैंक कौन सी आई है, वो तो आर्थिक संसाधनों को विकसित करने के लिए हमारी एक सामाजिक और आर्थिक लाचारी है कि हमें पोस्ट चाहिए। लेकिन यहाँ तो हिंदी के देवता को बहती संवेदना चाहिए, संवेदना की लहरों में अपने आप को बहा देना चाहिए। एक तो मेरा बीच में मैं अपनी बात को रोक करके आप सबसे मुखातिब होते हुए एक बात कह रहा हूँ, अपने इस बिंदु को यहाँ छोड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, बोले हिंदी आप क्यों पढ़ते हो, साहित्य आप क्यों पढ़ते हो, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ज़माने हैं। कई बार मैं भी कॉलेज में पढ़ाते हुए एक छात्र ने पूछा था, बोले सर आप कबीर पढ़ाते हो, ये कबीर दास जी तो बहुत दिन पहले चले गए, अब उसकी क्या आवश्यकता है, ये कविता करने से क्या होता है, दुनिया भी कहती है कवि तो पागल है। अरे भाई, कोई भी भाषा में लिखी गई रचनाएं जो आपका साहित्य है, उस साहित्य का मर्म है प्राणों में संवेदना प्रवाहित करना। और यदि संवेदना यदि आपकी प्रवाहित नहीं है तो क्या करोगे अन्य विषयों को पढ़ करके भी। जब आप एक मुकम्मल मनुष्य ही नहीं बन पा रहे हो, क्या करोगे ज्ञान को आत्मसात करके भी। अब जो व्यक्ति हंसना और रोना नहीं जानता अपने जीवन में, जो प्रेम तत्व से वंचित है, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम, समाज प्रेम और मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला विषय है हिंदी, जो हमारे भावों को, हमारी संवेदना को, हमारे संस्कारों को मजबूत बनाता है। वरना तो विज्ञान तो दे ही रहा है बहुत कुछ। कोरोना, अब करोना। और दिनकर ने कहा है कुरुक्षेत्र में सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मुँह विस्मृति के पार। ठीक है, आज हमने अपने मस्तिष्क का कितना विकास कर लिया, सूर्य चंद्रमा सब जगह हम इधर उधर खोजबीन में लगे पड़े हैं। ब्रह्मांड के रहस्य समुद्र की तहों में जाकर के वहाँ शार्क मछली भी विचलित हो गई। पहाड़ों की चोटी से लेकर समुद्र के तल तक आपकी मीटिंगें होती हैं। नाना ब्रह्मांड के रहस्य को जान लेने के बाद भी आज का मनुष्य क्या अपने ही पास बैठे हुए मनुष्य के हृदय को समझ पाया है? दिनकर की चिंता क्या है? बढ़ता ही गया मस्तिष्क निशेष, बहुत पीछे छूट कर रह गया हृदय का देश। मित्रों, हृदय के देश को मजबूत बनाना और मस्तिष्क और हृदय को साथ लेकर चलना एक मुकम्मल समन्वयात्मक जीवन के लिए बेहद अपरिहार्य है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर मनुष्य बेचैन रहेगा, समस्याएं, गुत्थियाँ बढ़ती हुई जाएंगी। और अब आजकल तो हिंदी में बेचारा ऐसा कोई कवि आ भी नहीं रहा जो कबीर की तरह आपको समझाए कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। ये हमारे संस्कार हैं, हिंदी हमारा प्राण है, हमारा जीवन है। गर्व करो इस बात को कि हम विश्व की नंबर 1 बनने वाली भाषा के साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। और गर्व के साथ आत्मसात कीजिए और याद कीजिए प्रताप नारायण मिश्र का वो वाक्य, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंद हिंदुस्तान। रगों में ले आओ, दौड़ा दो रगों में हिंदी को। क्या बात करते हो सफलता की? ग्रेड फर्स्ट में 2 नंबर कम रह गए, 4 ज़्यादा आ गए, सिलेक्शन हो गया, मेरा ग्रेड फर्स्ट में वो रैंक आ गई, ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग होने के बाद पढ़ना बंद कर देंगे। जीवन में इसको भूख की तरह उतारना है। अरे यार, हम तो पढ़ करके यहाँ पहुँच गए, प्रोफेसर बन गए, तो क्या है, अपने विषय को जीना छोड़ दें?
इसको अपना पैशन बनाओ, इसको आदत बनाओ अपने जीवन की। आपको हिंदी से बहुत सम्मान मिलेगा और आप भी हिंदी को बहुत सम्मान दे पाओगे। मित्रों, थोड़ी भावुकता के कारण मैंने आपसे कुछ ही बातें की हैं, क्योंकि मेरी नज़रों में सफलता और असफलता का सवाल रिजल्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। अपने विषय का ज्ञानी है, उसको हर क्षेत्र में सफलता तो मिलनी है। दूसरी बात, अब हम अपने रुके हुए विचारों पर वापस लौट के आते हैं और हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास को आप पढ़ते किस तरीके से हैं? क्या इस तरीके से कि अच्छा हमारे पास 4 कालखंड हैं, एक हो गया आदिकाल, एक पढ़ लिया हमने भक्ति काल, एक पढ़ लिया रीति काल और एक पढ़ लिया आधुनिक काल। अरे क्या है, कुछ लोग तो क्या है यार, वो तो बोला ऐसे इतिहास में तो क्या है, आदिकाल में कुछ रचनाएं रचनाकारों का अध्ययन कर लिया। नहीं, ये 4 कालखंड नहीं हैं, ये 4 समुद्र हैं। ये प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, एक अरब सागर है। जल्दबाजी से गुजरिए मत, ठहरिए और रुकिए और देखिए कि आप जिस समुद्र की गहराई में उतर रहे हैं, आपको सिद्ध मिलेंगे, आपको नाथ मिलेंगे, आपको जैन मिलेंगे, आपको रास साहित्य मिलेगा, आपको आदिकाल में गद्य साहित्य मिलेगा, लौकिक साहित्य मिलेगा। ठहरिए, उनसे रूबरू होइए, तुलना कीजिए एक दूसरे की। सिद्धों को समझने के लिए नाथों को जाना जरूरी है। सिद्ध और नाथ साहित्य की तुलना कीजिए। सिद्ध साहित्य ने हिंदी साहित्य को दिया क्या, समाज को उसकी उपयोगिता किस स्तर पर रही, उन पहलुओं को तो विचारिए। कहीं क्या कुछ ऐसा भी रहा कि सिद्ध साहित्य से समाज का कुछ अवमूल्यन भी हुआ हो? क्या चीज ऐसी थी, समाज में कौन सी वो परिस्थितियां थी जिनसे सिद्ध साहित्य पल्लवित हुआ? क्यों गया नाथ साहित्य? क्यों आया तो किन संकल्पनाओं को लेकर आया और वो बाद के साहित्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है? जैन साहित्य की उपयोगिता को सिद्ध और नाथों से तुलना करते हुए जानिए। मित्रों, रचनाकारों का अन्वेषण विश्लेषण करना ही साहित्य का इतिहास नहीं है। मैं आपको बात बता दूं, जब हम साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, जब हम साहित्य के इतिहास के स्वरूप की बात करते हैं, तो वह केवल तथ्यों का अन्वेषण और संकलन मात्र नहीं है। क्षमा करना आप इस चीज को लेकर के, यदि आप सोचते हैं कि रे तुलसीदास की 12 रचनाओं के नाम हमें याद है और हम तुलसीदास को जान गए, यह आपकी भारी भूल है, एक भास्वर भूल है। समग्र परिस्थितियों को तत्कालीन समाज से जोड़ते हुए प्रत्येक रचना की रचना धर्मिता में अंततः डुबकी लगाकर ऊपर आना आपका उद्देश्य होना चाहिए। मैं सिर्फ कहना ही चाह रहा हूं। बहुत अच्छा वाक्य जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर मैनेजर पांडे, जो वरिष्ठ मार्क्सवादी आलोचक हैं, उनका बहुत अच्छा कथन मुझे याद आता है कि साहित्य बोध के लिए इतिहास बोध का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इतिहास बोध के बिना साहित्य विवेक लंगड़ा है और साहित्य बोध के बिना इतिहास विवेक अंधा है। एक और बात, इतिहास आपको अतीत की तरफ ले जाता है और साहित्य आपको वर्तमान से, वर्तमान की समस्याओं से और उन समस्याओं के निवारण से आप कोई भविष्य की एक आदर्श रूपरेखा को व्यंजित करता है। तो ये निश्चित है कि साहित्य का इतिहास महज इतिहास नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, तब वास्तव में हम वर्तमान चेतना के परिप्रेक्ष्य में अतीत की सार्थकता की व्याख्या कर रहे हैं और अतीत के महत्वपूर्ण मूल्यों के माध्यम से वर्तमान को अवलोकित करते हुए एक बेहतर भविष्य के निर्माण की गहरी आकांक्षा के बोध से
हम जुड़े रहते हैं तब हम साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। बौद्धिक अनुशीलन के लिए, अनुशासन के लिए साहित्य का इतिहास अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहित्य का इतिहास साहित्यिक परंपराओं के उत्थान और पतन की जानकारी के लिए हम उसका अध्ययन करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साहित्य का इतिहास साहित्य की विकासशील स्वरूप की धारणा में आस्था है। ये गहरे कॉन्सेप्टों को लेकर के हमको साहित्य के इतिहास को समझना है। मित्रों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि हम कबीर को पढ़ाए, जायसी को पढ़ाए और केवल उसकी रचनाओं को पढ़ाए, और जब प्रश्न अवधारणात्मक आता है तो हम फिर बाद में कुंजी मिलाते हैं, अरे यार मेरा ये कैसे गलत हो गया, ये तो ऐसा ही होना चाहिए था। आपको युगीन प्रवृत्तियों का, रचना का, रचना धर्मिता की प्रवृत्तियों का इतना गहरा आपको आनंद आएगा ही तब जब आप उसमें गहरे से जानने का प्रयास करोगे। और ये जो फैक्ट है, ये जो फैक्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो मैं आपको बता दूं कि यदि साहित्य के इतिहास से किसी परीक्षा में हमारे 50 से 60 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो और यदि वो कॉलेज लेक्चरर है तो मात्रा ज़्यादा होती है। इनमें से आजकल आप देख रहे होंगे कि 30% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपसे पूछ सकते हैं कविता रत्नाकर के रचनाकार कौन है, रतन बावनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, पद्मावत कब प्रकाशित हुआ, जायसी अपनी जो है किस रचना में प्रेम मार्ग के बड़े कवि उभरते हैं। और इन सवालों का जवाब तो आप ही नहीं, पूरा राजस्थान देता है। राजस्थान के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या जो साहित्य में आती है वो आती है प्रवृत्तियों के अध्ययन की। उस कॉन्सेप्ट, अवधारणा को डेवलप करना जरूरी है। किसी भी प्रश्न पत्र के 3 हिस्से होते हैं और विशेषकर हिंदी साहित्य में तो एक होता है तथ्य, एक होता है रचनागत सत्य और एक होता है अवधारणा। इन तीनों की समग्र अनविति को लेकर के हमको चलना है। इन विशेष पहलुओं का ध्यान रखते हुए आप बराबर ध्यान रखो। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हमें कौन सा साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहिए। अरे यार, ये पूछने का सवाल है क्या? रामचंद्र शुक्ल का पढ़ो, डॉक्टर बच्चन का पढ़ो। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी का मत पढ़ो, आप मेरे ही लिखे नोट्सों को पढ़ लो। सबका निचोड़ ले लिया। और वैसे भी अपना मैटर तो स्वयं को अच्छा लगता है ये, पर आप मुझे जानते हो अच्छे से। रामचंद्र शुक्ल की विचारधारा को समझो, डॉक्टर बच्चन सिंह को समझो, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य संवेदना का विकास की भाषा के साथ साथ कैसे संवेदना का परिमार्जन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में होता गया है, उसका अध्ययन कीजिए। फैक्चुअल नॉलेज बढ़ानी है, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ लीजिए। यथाशीघ्र लगभग मुझे 1.5 महीने का समय लगेगा और मेरा भी जो है हिंदी साहित्य का एक इतिहास दोनों रूपों में आ रहा है, विश्लेषणात्मक भी और तथ्यात्मक में प्रश्न के साथ उसका विश्लेषणात्मक भी। पढ़ते रहने की आदत तो देखो डालनी चाहिए। ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, लेकिन अंततः जिससे भी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो मेरे नोट्स ही क्यों ना हो, आप स्वयं अपने नोट्स बनाना शुरू कीजिए। जब तक आप अपने हाथ से स्वयं के नोट्स नहीं लिखेंगे, सृजनात्मकता का सुख कैसे ले लेंगे आप? रचनात्मकता के आनंद से विभोर कैसे हो जाओगे आप? इसलिए अपने द्वारा बनाए गए नोट्सों को तवज्जो दो, तैयारी इस प्रकार से करो। आधुनिक काल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, भारतेंदु काल से लेकर समकालीन कविता तक हम अध्ययन करते हैं। ये बराबर ध्यान रखो कि भारतेंदु काल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो द्विवेदी काल में नहीं है। भारतेंदु काल की कौन सी कमियां रह गई जिसके कारण द्विवेदी काल को आना पड़ा। एक कालखंड जब नया आता है तो कहीं न कहीं पुराने कालखंड में कुछ दोष, कुछ न्यूनताएं रह जाती हैं, उसकी पूर्ति करने के लिए एक नया कालखंड आता है, द्विवेदी काल आता है। आ गया तो क्यों चला गया? छायावाद आया।
कल की क्लास में मैं आपको विस्तार से आधुनिक काल के इतिहास को कैसे पढ़ना है, विशेषकर भारतेंदु काल से लेकर जो समकालीन कविता तक के जो बड़े बदलाव आए हैं, उन बदलावों ने उन कविताओं को कैसे प्रभावित किया है और किन मूल्यों को लेकर के वो सब अलग अलग हैं, उस पर कल की क्लास में मैं आपका थोड़ा सा विस्तार से प्रकाश डालूंगा। आज मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमको इन तमाम चीज़ों को लेकर के अध्ययन करना है और कोई सा भी पार्ट आपका कमज़ोर नहीं होना चाहिए। घर में बैठ कर के अध्ययन कर रहे हो आप, सबसे बढ़िया काम है। कोरोना ने लोगों की मानसिकता बदल दी, पढ़ने पढ़ाने के तरीके बदल दिए। और पहला जो प्यास पहले होता था कि प्यासा कुएं के पास आता था, समुद्र के पास आता था। अब तो कुआं भी प्यासे के पास जा रहा है, घर पर ही ले भाई पानी पी ले, और समुद्र भी जाने लग गया है। तो फिर लीजिए फ़ायदा। समुद्र की गहराई तो प्रशंसनीय है, लेकिन जो उसका जल का खारापन है वो प्रशंसनीय नहीं है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। अब तक क्या खोया क्या पाया, इसको भूल जाइए आप और समझिए कि ये हमारे जीवन का भी एक नया दौर है। अगले 6 महीने में 1-1 घंटे के हम लोग व्याख्यान रखेंगे। कोई जल्दी नहीं है कि इधर से कोरोना को भी जाने की जल्दी नहीं है, तो हमारे व्याख्यानों को भी जल्दी से ख़त्म होने की जल्दी नहीं है। 1-1 घंटे का व्याख्यान रखो। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, लिखो, पढ़ो। उसके साथ में सहायक सामग्री मैं कह रहा हूँ, आप सब चीज़ छोड़िए, PDF में मैं आपको मैटर सेंड करूँगा। 6 महीने में इतने बड़े विद्वान बनो आप हिंदी के। मित्रों, केवल ये चाहता हूँ। इस जीवन तो नश्वर है, आज बोल रहे हैं कल नहीं है, कल क्या है। पर जब तक हमारी टीम हिंदी में ऐसी डूब जाए कि वो हिंदी समाज की सेवा कर सके, ये सबसे आनंददायी चीज़ है। मैं भी आपसे 4-5 महीने में पहली बार जुड़ रहा हूँ, तो उसके भी बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनको मैं अपने जवाब में व्यक्त भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अब जब मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको देख भले ही ना पा रहा हूँ, लेकिन महसूस कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप हिंदी को महसूस करो। कहीं कोई ऐसा अवरोधक एक बिंदु है ही नहीं जहाँ हमें ये लगे कि यार इस कारण से हम ऐसे हो गए। मैं कहता हूँ कि इतने बड़े विद्वान बनो आप, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी पारिवारिक, कोई भी सामाजिक, कोई भी आर्थिक दबाव आप पर इतने हावी ना हो कि आप मित्रों अपने 6 घंटे की पढ़ाई को बाधित मत करो। 6 घंटे एकांत में बैठकर सिर्फ असाध्य वीणा बजा लो। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, भूल गया था केस कमली राज्यसभा को, उसका जो नीरव एकालाप है उसको याद करो। संबोधित करो तरुतात से नीरव एकालाप करता था, तात्पर्यवद। ऐसी साधना केवल 6 महीने आप कर लीजिए। उसके बाद तो वो उसने कहा था कहानी, वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह। मित्रों, किसी भी बिंदु पर आपको कमजोरी को महसूस नहीं करना है। यदि आपके मन में थोड़ा ये आने लग गया कि यार मेरा क्या होगा, प्रत्येक इंसान जीवन में अवसाद को धारण करता है। कुंठा आती है, बेचैनी आती है। हमारा क्या होगा, एक भयानक अजगर की भांति हमारे सामने खड़ा एक विकराल सवाल होता है। लेकिन जो धैर्य के साथ, जुनून और उत्साह के साथ जुड़ता है, अपने विषय में जो कूदता है, वही बनता है साहित्य का सुल्तान। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप लोग बेहतर अध्यापक बनो। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप कॉलेज लेक्चरर बनो। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप ऐसे मुकम्मल इंसान बनो कि अपनी प्राण वायु में हिंदी को महसूस कर सको, गर्व कर सको, समाज को कुछ दे सको, अंग्रेजी के बढ़ते हुए वर्चस्व को तोड़ सको। यदि मुक्ति बुद्ध ने कहा है ब्रह्म राक्षस कविता में कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य बनना चाहता हूँ।
ऐसी संवेदना प्रधान शिष्यत्व को ग्रहण करो कि लगे कि भाषा के प्रति प्रेम क्या है। अपनी भाषा, मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी राजभाषा महसूस करो उसे, और अध्ययन को इतना प्रगाढ़ बनाओ कि क्या कहते हैं उसे, आनंद विभोर हो जाए। आज की इस एपिसोड में इतना ही सही। मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। नमस्कार।